आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। और एक बार फिर से मेरे साथ माननीय अमृतलाल रावल जी, एल रावल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज हमारा एक खास कार्यक्रम। धन्यवाद। जी, आज हमारा एक खास कार्यक्रम है। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से लगभग 2 साल पहले ही इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के लिए जब वे गए राष्ट्रपति भवन, तो उन्होंने प्रोटोकॉल से अलग हटके वो गए राष्ट्रपति भवन में। जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा कि उसमें अफरा तफरी मच गई। और फिर उन्होंने अचानक जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको अपना इस्तीफा दिया। इसके ऊपर क्या कारण उनका हो सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये अचानक दिया इस्तीफा, क्या केवल यही कारण होगा कि उनकी तबीयत खराब है, या आपको कुछ और कारण भी इसमें लग सकता है? ऐसा जी, जो ये उम्र है, मतलब 74-5, इस उम्र में हो तो सकता है। कईयों को होता है, कईयों को नहीं भी होता। तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखते हैं। लेकिन जिस तरह की अभी 3-4 दिन हो गए हैं उनको रिजाइन किए हुए, तो वो ना तो किसी डॉक्टर के पास गए हैं, ना कोई डॉक्टर उनके पास आया है देखने के लिए, ना ही कोई हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती उनको तो कुछ ना कुछ तो इलाज होता उनका, या वो इस करवाते पर हैं। अब ये चीज नहीं, हाँ जी, ऐसी नहीं है कि जो छुप जाए। इस पर जी जी का जो प्लेटफॉर्म है, मैं दर्शकों को बताऊंगा, जो जी टीवी आप देखते हैं उसकी जी न्यूज भी आती है। उसका हजारों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के अंदर जो लोन था वो माफ किया गया है। और उन्होंने एक खबर छापी कि जो जस्टिस वर्मा है, उनको, उनका जो इम्पीचमेंट है, उनका जो अभियोग चलाना है, वो अभियोग चलाने के लिए पहले उन्होंने उसको स्वीकृत कर लिया, उस अभियोग को। तो इस पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो नाराज थे। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जैसे हमने पीछे देखा धानखड़ जी ने, मतलब धानखड़ जी एक विशेष राष्ट्रपति कहलाएंगे, कम से कम भारत के, दुनिया के तो नहीं, उपराष्ट्रपति कहलाएंगे, जिन्होंने संविधान की शपथ लेने के बाद उपराष्ट्रपति रहते हुए संविधान के विरोध में ही न केवल भाषण दिया बल्कि पूरा प्रोपोगंडा किया कि उसका जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है संविधान की, वहां से जो समाजवाद का जो सामाजिक सामाजिक और सोशल और सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए। बकायदा उन्होंने वकालत करी है। बीजेपी में आने से पहले वो हालांकि कांग्रेस में रहे, तब उनको, उन्होंने कितना बोला ऐसा मुझे नहीं पता। पर मुझे लगता है कि ये भी जो उन्होंने बोला ये ना केवल अप्रत्याशित होगा, बल्कि ये रिकॉर्ड में दर्ज होगा इतिहास के, भारत के कम से कम लोकतंत्र के इतिहास में, कि एक ऐसा उपराष्ट्रपति भी हुआ जिसने संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान को ही बदलने की बात करी, और वो भी उसको रेडिकली, मतलब मूलभूत से बदलने की प्रस्तावना रखी। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है कि धानकर जी जाट समाज से आते हैं। जाट समाज खुद रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, शायद कई जगहों पे उनको मिल भी चुका है, दिल्ली में उनको मिला हुआ है। और वो जो उनको रिजर्वेशन मिला है वो सामाजिक नियम के अंतर्गत ही मिला है, जो सामाजिक पक्ष है संविधान का। फिर भी उन्होंने उसको हटाने की बात करी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये जो चीजें उनसे करवाई गई ये वे करना नहीं चाहते थे, और दबाव उनके ऊपर था। और ये जो अब वही बात है, एक इंसान कितना दबाव सहेगा जब एक उपराष्ट्रपति रहते हुए उनके मुंह से ऐसी बातें निकलवा दी, जो कि उनके लिए, उनकी गरिमा के लिए और लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसे उपराष्ट्रपति का इतिहास लिखा जाएगा जिसने, जैसे मैंने बताया, क्या मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में थे। अब मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि ये विषय आपका था, आपने इसके अंदर उसको ज्यादा गहराई से आपने इसको देखा होगा, आप हमसे सीनियर हैं। और आपने हमसे पहले भी देखा है कि क्या ऐसी परिस्थितियां हुई है कि कभी कोई उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को बीच में, और वो भी अचानक बिना डिस्कशन किए, जाके इस्तीफा देना पड़ा हो। तो आप कुछ बताइए इस बारे में। नहीं, ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं है इस तरह से एकदम। जो उपराष्ट्रपति, जो सभापति महोदय थे राज्यसभा के,
वो 4 बजे तक तो, 4 सवा 4 तक तो अपना जो सभापति का काम था वो करते रहे, सभा को चलाते रहे। और एकदम जो है ना 6 बजे के आसपास खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी इस्तीफा क्यों दिया, इसके ऊपर बहुत अटकलें लग रही हैं आजकल के, मतलब पिछले 3 4 दिन से। तो मेरा ये ख्याल है, मेरी भी अटकल ही है। मैं कोई बिल्कुल वो तो नहीं, अंदर की बात तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन 20 जुलाई को धनखड़ जी ने अपनी पत्नी का बर्थडे मनाया था और उसमें 800 लोगों को बुलाया था। तो 800 उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे। तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कहा कि राज्यसभा में एक सीट खाली है। अब बात यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो अराजकता जिसने दिल्ली में फैलाई 12 साल में, उसको क्यों वो बुला रहे हैं। उसके जो ऑलरेडी कुछ लोग हैं राज्यसभा में, तो वो ऐसे आदमी को क्यों बुलाना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कई लोगों से बात भी की कि मैं जो है ना, कि जैसा आपने बताया कि संविधान बदलना है। अब संविधान बदलना तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसके लिए सबको करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। और ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि दबाव है, दबाव पड़ा सरकार का, तो ये दबाव क्यों पड़ा, इस बात को देखने की आवश्यकता है। एक 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 और मैंने जो चीज देखी थी, और जस्ट जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया है उससे एक दिन पहले दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो का फेसबुक का पेज था। उसके ऊपर धनखड़ जी की फोटो के साथ एक चेतावनी के रूप में, ऐसा धमकी भरा रूप में एक आर्टिकल था कि वो कह रहे हैं कि भाई भारत भी किसी से कमजोर नहीं है, जैसे मानो कि कोई हिटलर का कोई कमांडर ऐसा दुनिया को बोल रहा हो। जबकि हमें पता है कि लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी दुनिया का देश, अमेरिका भी आज जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, इंटरनेशनल लॉज है, उनके अंतर्गत ही, और जो संधियां हुई हुई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी देश, अमेरिका तक, भारत, अमेरिका, बड़े से बड़ा देश, चाइना तक, रशिया तक, उसके उससे अलग नहीं हो सकता। अगर युद्ध भी हो रहा है रशिया का यूक्रेन से, उसमें भी वो अपने उसने 100 रीजन रखे होंगे युद्ध करने के। और अगर वो रीजन नहीं माने जाते, वो कारणों को स्वीकार नहीं किया जाता, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, वहां कोई भी देश जा सकता है। युद्ध के अंदर इसराइल में आपने देखा कि इसराइल कितने बम छोड़े, लेकिन इसराइल के पास भी एक कारण है कि रिहायशी इलाकों के अंदर आतंकवादी पनाह लेते हैं। तो इंटरनेशनल कानून ये बोलता है कि अगर वह अस्पताल में, मंदिर में, धार्मिक स्थल पे अगर आतंकवादी या फिर ऐसे कोई आर्मी वाले जो वहां छुपकर अगर बम करे, तो आप वहां भी बम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये चीजें वाजिब है, मैं तो कह रहा हूँ ये बम वगैरह सब बंद होना चाहिए, मिसाइल बम सब बंद होना चाहिए। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, हाँ मैं जी। सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब धानकर जी का ऐसा, उनको एक तरफ वो संविधान बदलने की बात के लिए उनको आगे कर दिया, अभी जैसे आपने बताया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से कोई बात करी, और अगर वो उपराष्ट्रपति है तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन ये, इस ऐसा आप कैसे देखते हैं कि अगर इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी इमेज को इस तरह से आगे रखा जा रहा है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मतलब ऐसी बात, इससे पहले जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी सिख समुदाय से है। उनका एक बीबीसी पे अच्छा खासा इंटरव्यू भी आया है जिसमें उनको आगे किया गया कि भैया हम जो है ना वो किसी देश के दबाव में नहीं आएंगे। अब ये धानखड़ जी को आगे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ये इंटरनेशनल प्रेशर और एक छवि खराब होने का भी उनको डर हो सकता है, ऐसा लगता है आप? हाँ, ऐसा है जी कि एक बार पहले भी चौधरी चरण सिंह जी जो थे ना, वो भी इसी कम्युनिटी से थे। और वो
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनको जो है ना उनका बर्थडे आया और उनको मोरारजी देसाई ने विश नहीं किया, हैप्पी बर्थडे नहीं कहा। तो इसी बात से वो नाराज हो गए और उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी ने मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया, उससे समर्थन वापस ले लिया और फिर कांग्रेस की मतलब सपोर्ट से फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। मतलब ये छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत ज्यादा असर डालती हैं। अब पता नहीं, बहुत ही छोटी बात थी कि हैप्पी बर्थडे नहीं कहा, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? इतने मैच्योर आदमी को, इतने बड़े लीडर को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी कि मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ। हो सकता है और भी उनके कोई हो और आपको जो क्या है लगता है, आपने प्रॉब्लम। एक ये बताया कि केजरीवाल जी आए जन्मदिन पे उनकी वाइफ के, उन्होंने उनको बोला, ऐसा आपको कहीं से पता चला? और क्या लग सकता है आपको कि धनखड़ जी ने क्यों इस्तीफा दिया होगा? मुझे ये लगता है कि जिन्होंने जो है ना इन्होंने मतलब जो वो राज्यसभा में जो वो साइन किए हुए जो वो आए लोगों के, राज्यसभा के मेंबर्स के जो नोटिस आए कि उस जस्टिस को, उस जज को जो है ना करना चाहिए, मिस्टर वर्मा को, मिस्टर नहीं, जस्टिस इसके वर्मा को इसके करना है। अंदर ये है, इसमें बड़ा पेचीदा है, लोगों को ये बात समझने का है। मैं यहाँ पे देख के बता रहा हूँ और न्यूज से बता रहा हूँ कौन सी हिंदुस्तान की न्यूज है, अखबार जो आप हिंदुस्तान पढ़ते देख सकते हैं, इसी की बता रहा हूँ। यहाँ पर एक लाइन है कि जो इन्होंने जो स्वीकृत किया है ना, कि जो जस्टिस वर्मा है उनके खिलाफ जो अभियोग चले, ये विपक्ष के कहने पे उन्होंने स्वीकृत किया है। तो ये बड़ी पेचीदा बात है कि अगर हाँ हाँ। भ्रष्टाचार था, नहीं ये बड़ा पेचीदा बात है। फिर तो ये जो खबर है, ये देखिए मैं बता देता हूँ कि विपक्ष ने किया है, और अगर ऐसा होता तो धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता। मतलब अगर हाँ जी। विपक्ष ने कहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो ये बात हो गई ना कि कहीं ना कहीं धनखड़ जी, लेकिन धनखड़ जी अगर उपराष्ट्रपति पद पे है कोई व्यक्ति, वो धनखड़ जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो किसी पार्टी लाइन के हिसाब से नहीं जाता, उसको विपक्ष का सुनना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पर तो ये बात आ रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी नहीं थे, इसलिए वो नाराज नहीं, हो गए। अगर वो भ्रष्टाचार के ये खिलाफ तो थे। नहीं, ऐसा है जी कि उनको फिर क्रेडिट जो है ना अपोजिशन को चला जाता है कि अपोजिशन जो है वो कर रही है मतलब जो भ्रष्टाचार है जुडिशरी में उसके खिलाफ अपोजिशन काम कर रही है, उन्होंने प्रस्ताव दिया है, तो वो क्रेडिट जो है ना उनको मिल जाता। और जबकि यहाँ पर 100 से ज्यादा एमपी, 150 एमपी ने साइन करके दिए हैं कि हमें चाहिए कि उनको इम्पीच किया जाए, जो जस्टिस है, जस्टिस वर्मा। तो ये बात हो जाती है, ऐसे लगता है कि वो अपोजिशन के साथ मिल गए थे और सरकार के लिए नहीं, इसमें एम्बैरेसिंग इसमें इस सिचुएशन पैदा हो आप जाती इसमें ये भी तो हो सकता है, ये को एक दो दिन पहले तो मुद्दा उठा नहीं होगा, मुद्दा तो पहले से चल रहा होगा। है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी ऊपर से कुछ और बोल रही हो और अंदर से वो लेके ना आना चाहती हो। मैंने यहाँ पर एक और टेक्निकल पॉइंट एक खबर के अंदर पढ़ा था कि बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने ये कहीं पर, मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा, कि इसमें दो चीजें हैं, कि उसको रिकॉर्ड में लिया है लेकिन उसको मतलब स्वीकृत नहीं किया, ऐसा कुछ था। मतलब होता ना कि भैया मैं आपके पास नोटिस लेके गया, तो मैंने कहा भाई लाओ नोटिस दे दो, मैंने नोटिस लेके रख लिया, लेकिन मैं उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। तो बीजेपी ने नोटिस लेके रख लिया था, बीजेपी हो सकता है कार्रवाई करती या नहीं करती। अब हम लॉजिकली जाते हैं, मान लीजिए बीजेपी ने नोटिस ले लिया था इस बात का, तो ऐसा क्या हुआ कि धानखड़ जी ने, अगर हम इसी बात को मान ले, इसी अटकल को मानते हैं, और हम अगर धनखड़ धनखड़ जी को भी हटा देते हैं, चलिए कोई भी उपराष्ट्रपति हो सकता है, नोटिस आया, एक भ्रष्टाचार है या नहीं है, जो भी है, अभियोग का नोटिस आया,
उपराष्ट्रपति के पास आया, ऑब्वियस सी बात है वो उसको स्वीकृत करेगा, या फिर वो जाहिर सी बात है जो रूलिंग पार्टी है, और वो भी ऐसी पार्टी जिससे की वजह से वो उपराष्ट्रपति बने, उससे वो डिस्कशन तो करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे, हो सकता है उस पार्टी ने मना कर दिया तो फिर उन्होंने उसको लिया हो, स्वीकृत किया हो, ये भी तो हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि बीजेपी तो चाहती थी नहीं, कि मैंने इसके बताया ऊपर ना, एक चाहते कॉम्प्रिहेंसिव। बीजेपी तो चाहती थी, बीजेपी तो बहुत चीजें चाहती है पर करती नहीं है ना। बीजेपी ने तो कहा हम 2,500 रुपये महीने देंगे दिल्ली की महिलाओं को, अभी तक नहीं हुआ। चाहने की बातें अलग है, नहीं हो करने, रहा है। मैंने कहा नोटिस तो हो उन्होंने रहा है, दे हो रहा दिया। कब करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, कोई चुनाव तक इंतजार करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आप समझिए एक उपराष्ट्रपति है, मतलब उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के समान पद है। मैं उपराष्ट्रपति हूँ और मेरी आंखों के सामने ऐसा सीन हो गया कि देश के एक हाई कोर्ट के जज के यहाँ नोटों के भंडार जले में मिले, तो सोचिए ना देश का प्रेशर कितना है मेरे ऊपर, जुडिशरी का प्रेशर बहुत कितना ज्यादा, है कि भैया आप उनको पकड़ो। और अगर मैं ऐसा बहुत नहीं ज्यादा करता प्रेशर। तो ऐसा है, वो जो है ना, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको पूरी तरह से रिव्यू करना चाहते थे बीजेपी वाले, इसलिए उनको थोड़ा सा देर लग गई। इसलिए जो है ना, एक दिन की या कुछ थोड़ी बहुत देर लग गई, इसलिए उनको इतने में टाइम मिल गया। और उन्होंने जो जो है ना कह दिया राज्यसभा में कि आई हैव रिसीव्ड ए नोटिस। तो नड्डा जी ने कह दिया कि कोई भी चीज यहाँ पर जो है ना रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नहीं। तो लेकिन एक बात बताइए, एक दूसरे आप कह रहे हैं दूसरे मुद्दे में बीजेपी व्यस्त थी, लेकिन ये जो मुद्दा है ये तो काफी समय से चल रहा है। और ऐसे मुद्दे में एक इंसान का अगर 1 रुपए भी चोरी हो जाए देश में, और 1 रुपए की चोरी के लिए वो पुलिस में एफआईआर लिखवा सकता है, पुलिस आके उसे अरेस्ट कर सकती है। और अगर ये सबूत पता चल गया, ये तय हो गया कि उसने 1 रुपए की चोरी करी है, तो उसके लिए 3 साल या 7 साल जो भी जेल है उसको वो मिलेगी मिलेगी। अब यहाँ पर एक हाई कोर्ट के जज के यहाँ नोटों के भंडार मिले, और फिर इसको भी क्या बीजेपी को समय लग रहा है कि एक अभियोग, अभी तो वो अरेस्ट भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। आई थिंक इतना सफिशिएंट टाइम था कि बीजेपी डिसाइड करती, लेकिन कहीं ना कहीं अब बात ये भी तो है ना कि एक बार जो चीज हो गई वो चीज प्रेसिडेंट बन गई। अब वो चीज अगर हो गई तो बात ये भी उठेगी कि भैया बाकी जजों को भी पकड़ो जाकर। हाँ, वो तो है ही। वो तो पकड़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यानी कि नोटों का जलना जो है, ये और भी ज्यादा खतरनाक है कि जले हुए नोट तो अपमान है, अपनी करेंसी का अपमान है। 500-500 के इतने नोट जले हुए मिले पुलिस को, तो ये तो करेंसी का भी अपमान है। जजों को बड़ी अच्छी सैलरी इसलिए मिलती है, जजों को बहुत सुविधाएं भी मिलती है, और हाँ जज ही जी। क्यों हमारे नेताओं के ऊपर भी है। बट बात अभी हम यहाँ सीमित रखते हैं धनखड़ जी की। और क्या हाँ जी। कारण हो सकता है उनका, आपको लगता है ऐसे मौके पर? 4-5 कारण तो हमने डिस्कस किए। मेरा स्वास्थ्य। तो ख्याल है कि वो जो है ना, वो ऑपोजिशन के साथ उनका ज्यादा हॉबनॉबिंग था, जैसे कि चौधरी चरण सिंह ने किया था। तो वो हॉबनॉबिंग जो है ना, वो सरकार जो है नजर तो रखती है, क्योंकि 240 सीटें आई हैं और थोड़ा सा 30 सीटें कम आ गई हैं अब। खड़गे जी ने भी कल कहा है कि हमें अगर 30 सीटें और आ जाती तो हम सत्ता में होते। तो बहुत सारी सत्ता की भी है। अब अगर 30 सीटें आ जाती तो बीजेपी की आ जाती तो ठीक थी। लेकिन मैंने एक, एक क्या बोलिए। मुझे न्यूयॉर्क से एक फोन आया था जब 2024 का इलेक्शन चल रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या 400 के पार हो जाएंगे। मैंने कहा जी, बीजेपी की 250 सीटें आएंगी, और इसके अलावा जो है, जो दूसरी पार्टीज हैं जो प्री पॉल अलायंस है वो सपोर्ट करेंगी। तो उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी हार जाएंगे। मैंने कहा नहीं, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी सपोर्ट से। और वही हुआ, 2250 नहीं आई, 240 आई। तो खैर इस मेरा जो बात पे हम नहीं अंदाजा जाते, था ये वो ठीक ये ही। तो सर सबको पता है, लेकिन हम बात सिर्फ यही सीमित रखते हैं कि एक उपराष्ट्रपति है। बात यह है कि
पद पर रहते हुए बहुत से कम लोग होते हैं जो कि बीमार पड़े या उनकी मौत हो, क्योंकि अच्छी फैसिलिटी मिलती है, खुशी भी होती है। अच्छा, धनखड़ जी जो है ना, वो पूरी तरह से बीजेपी के लिए अच्छे तरह से काम कर रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने वो कसर छोड़ी। मतलब यहाँ तक वो चले गए कि पद पे संविधान की शपथ लेके आके वही संविधान को बदलने की बात भी उन्होंने कर दी। कहीं ना कहीं या तो उनका बहुत ज्यादा लेवल पे कोई अपमान हुआ है। अगर वो स्पीकर रहते हुए भी उन्होंने कई बार विपक्ष को भी चुप कराया, ऐसा तो नहीं है। या तो फिर हम यही बात हो गई ना कि हम कहीं ना कहीं यही सामने वाले में ही कभी निकाल दे कि भैया मोदी जी इज राइट, बीजेपी इज राइट। और वो है ना, वो जो ऐसा ही एक जो जब नैरेटिव चल रहा है ना कि ये जयचंद है, ये गद्दार है, ऐसा नैरेटिव नहीं, डाल दें यूएसए अगर हम। के जो वाइस वाइस ये प्रेसिडेंट नैरेटिव जब चलाते आए हैं ना थे, बीजेपी वाले कि भैया वो जयचंद था, गद्दार था, हमने तो उपराष्ट्रपति बनाया और वो चले गए, विपक्ष से मान लिया। मतलब कोई भी बात यहाँ से आ ही नहीं रही कि क्या आउट ऑफ वे, आउट ऑफ प्रोटोकॉल एक इंसान को हो सकता है कि धनखड़ जी को नाम लेकर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हो, ऐसी न्यूज, जैसे ये मैंने कहा कि वो धमकी दे रहे हैं दूसरे देशों को कि भैया भारत किसी से कमजोर नहीं है, ये नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है कि ये जो मामला है ना, ये जो मामला है खास करके, कि उनको आगे करा जा रहा है कि भारत किसी से कमजोर नहीं है, और वही मोदी जी जा रहे हैं और देशों में जाके सबसे हाथ मिला रहे हैं। और यहाँ पर धनखड़ जी के द्वारा और जो एक दूसरे हैं उनके द्वारा, मतलब उनको आगे करके दुनिया को धमकी दिलवा रहे हैं। तो ये और एक और इंटरनेशनल भी प्रेशर। मामला था कि जो मिस्टर वेंस आए थे यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट, उसमें भी इन्होंने कहा था कि क्योंकि वो मेरे समकक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, और मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो उनको मेरे साथ मिलवाया जाए, मेरे साथ बातचीत करवाई जाए। तो उनको बताया गया कि वो जो हैं वो ट्रम्प की का कोई संदेश लेके आए हैं, उनका उनके संदेशवाहक के रूप में आए हैं, लेकिन आपको मिलवाया जाएगा। तो वो मिलवाया गया। तो लेकिन वो ये भी चाहते थे कि जो राज्यसभा टीवी है वो उनके ऊपर ही फोकस करे, उन्हीं का फोटो जो है ना आए टीवी में, राज्यसभा टीवी में, और दूसरे और किसी का ना आए। जबकि ऐसा होता नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ राज्यसभा और लोकसभा टीवी, तो जो लोग बोलते हैं उनका तो चेहरा आता ही है, और कई लोग उनके पीछे जाके बैठ जाते हैं ताकि उनका भी चेहरा आए। तो इस जो मीडिया की इम्पोर्टेंस जो है इसमें वो मीडिया की और मोदी जी का, जब से वो मेरे पास उड़ीसा से फोन आया चुनावों से पहले किसी मित्र का, उन्होंने कहा ये मोदी वो मोदी नहीं है। अभी देखिए, ये मोदी जी को कोई माला ही पहनाता है तो वो अपने आजू बाजू लोगों को साइड कर देते हैं, उनको कोई फोटो के आगे आ जाए तो किसी को साइड कर देते हैं। तो एक तरफ तो, और फिर अब आप किसी को लेके आ रहे हैं, आपके हम उम्र है, आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना रहे हैं। अब जैसे द्रौपदी मुर्मू जी को भी आगे कर रखा है किस मामले में, कि राज्यपाल कितने समय तक बिल को रोक सकता है। एक और तानातानी चल रही है, मुर्मू जी ने पूछा है कोर्ट से। अब मुर्मू जी खुद राष्ट्रपति है, अब उनमें इतना सेंस नहीं है कि एक राष्ट्रपति के अंदर कि भैया कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट का ये काम है कि भैया कानून देखना। दूसरा, उस उनमें इतना सेंस भी तो होना चाहिए ना कि एक कानून एक राज्यपाल क्यों और कब तक रोके। इस पर भी देश के अंदर खींचम तानी चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये है कि नरेंद्र मोदी जी अपने जिन लोगों को लेके आ रहे हैं, सिर्फ ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं कि वो उनके हिसाब से चले, मतलब उनके हिसाब से चले, उनके प्रभाव में चले, जैसा वो बोले वैसा करे। तो ये तो पूरा तानाशाही हो गई, इसमें लोकतंत्र तो रहा ही नहीं फिर। यही ऐसा नहीं कि सत्यपाल अब मलिक जी के साथ तानाशाही। हुआ। अच्छा देखिए, सीतारमन जी को इन्होंने अभी तक नहीं बदला, देश की अर्थव्यवस्था भी सही नहीं रही, सीतारमन जी को नहीं बदला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे, इतनी सारी रेल दुर्घटना हो गई, एक रेल दुर्घटना पे मंत्री जो है ना वो इस्तीफा दे देता है, उनको भी इन्होंने आज तक नहीं बदला। और ये चाहते कहीं ना कहीं सारे जो है ना वो मेरे हिसाब से चले, मैं सबको हिसाब से चलाऊं। और मीडिया जो है सबको यूं यूं नतमस्तक होते हुए सबकी फोटो मोदी जी के आगे दिखाती है, ऐसा प्रेशर बनाती है, और फिर मोदी जी को सबसे सबके ऊपर बिठा देती है। ह्यूमन डिग्निटी ऐसा गिराई नहीं जा कि रही है जो, कहीं ना कहीं, इंसानियत की जो गैरतमंद की होती है, हाँ उपराष्ट्रपति हाँ, हो या वो तो बात राष्ट्रपति। ठीक है। जी। हाँ, अब बात यह है कि जो लोग जो आप बता रहे हैं कि
एक्सीडेंट होते हैं। अब एक्सीडेंट तो हुए हैं, लेकिन ये अब उनके ऊपर है। केवल शास्त्री जी ने जो है ना एक बार दिया था। ममता बनर्जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, या लालू जी जब थे रेलवे मिनिस्टर, तो भी हुए थे, मतलब एक्सीडेंट हुए थे। अब ये जो है ये, इतने सारे तो नहीं हुए थे ना जितने भी पीछे हुए हैं। एक हाँ साथ इतने तो नहीं इतने हुए। सारे नहीं। अब ये जो है ये मामला धनखड़ साहब का जो मामला है, इसके पीछे और भी कई कारण है कि वो वैंस के साथ समकक्ष होकर बैठना चाहते थे, उनके साथ स्टेज पे बैठ। तो वो ये सारी बातें बीजेपी हैं। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट, मोदी कॉर्पोरेट बन गई है। इट्स ए पार्टी, इट्स नॉट ए पार्टी, है पार्टी नहीं बची है, मोदी जी की कंपनी बन गई है। मेरी कंपनी है, मैंने सीईओ हायर किए हैं, आप काम करो, भ्रष्टाचार करो, माल खाओ, जो मर्जी करना करो, रेलवे एक्सीडेंट होते रहे कोई बात नहीं, इकोनॉमी जाते रहे। तो मैंने तुमको हायर किया है क्योंकि मुझे किसी ने हायर किया हुआ है, क्योंकि वो बहुत पैसा लगाते हैं। जो करना है करो, तुम मेरे को हटाएगा नहीं। बीजेपी खत्म हो चुकी है। ये मैं कह नहीं सकता कि बीजेपी खत्म हुई है या नहीं। अभी तो दिल्ली में अभी अभी जीती है, और हो सकता है बिहार में भी तो एनडीए गलती जीत कर दी, जाए। दिल्ली वाले कह रहे हैं हमने गलती कर दी। दिल्ली वाले कह रहे हैं हमने गलती कर दी। गलती तो उन्होंने 12 साल पहले भी की थी जी। जो बच्चे आईएएस के अब बच्चे 12 जब साल डूब तक गए। फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल गई, पानी के बिल नहीं गए, बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई। मैंने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से बात करी, कह रहे हैं बहुत अच्छी होती है अब, हमारा स्कूल की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। चलो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो धनखड़ साहब का मामला है, वो इसलिए मेरा तो ख्याल ठीक हुआ है कि उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया है, उससे ग्रेसफुली वो एग्जिट कर गए। नहीं तो ये मामला बहुत आगे जाके बिगड़ जाता। थोड़े दिनों पहले की बात बताता हूँ मैं, आपको याद होगा हमने इस पे कार्यक्रम भी किया था चीफ जस्टिस के ऊपर, कि वो आए और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ और उनका इंसल्ट हुआ। उन्होंने कहा कि आए नहीं जिनको मेरे को रिसीव करना आया था। उस समय भी धनखड़ जी की एक और स्टेटमेंट आई थी कि मेरा पोर्ट्रेट नहीं लगा, जबकि ये प्रोटोकॉल है कि मेरा पोर्ट्रेट लगना चाहिए, मेरी फोटो लगनी चाहिए मेरे ऑफिस में, लेकिन लगी नहीं। हाँ, लगनी चाहिए थी। प्रोटोकॉल तो फॉलो होना चाहिए था। अब जब वेस्ट बंगाल में जब ये गवर्नर थे, तो ये कई बार जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ के लोगों के बीच में उनका हालचाल पूछने जाते थे, और वो ठीक था एज गवर्नर। ये उनका दायित्व था कि जब अपने लोगों को जाके देखे। और ममता बनर्जी हमेशा ही चिल्लाती थी कि ये क्या प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। बात यह है कि गवर्नर अगर लोगों के पास जाए नहीं, उनका दुख दर्द ना सुने, तो कौन जाएगा। और चीफ मिनिस्टर तो जा नहीं रही थी, बिकॉज शी इज एंटी हिंदू। तो इसलिए उन्होंने कई जगह तो ठीक किया। अब ये जो है ये तरीका कि आप किसी को बुलाएं अब मोदी जी और एंटी हिंदू हो गए। मोदी जी सारे हिंदुओं को पकड़ पकड़ के लाते हैं, मोदी कॉरपोरेशन में शामिल करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, उनको आगे करते हैं, इंटरनेशनली उनसे ऐसी बातें बुलवाते हैं जो उनकी गरिमा और उनके पद के हिसाब से नहीं बोलनी चाहिए, और हिंदुओं को आगे कर रहे हैं। मोदी जी एंटी हिंदू हुए कि नहीं हुए? ये मैं कह नहीं सकता। ये कह नहीं सकता। कौन आप से नहीं कह सकते, लेकिन मैंने तो आपके लॉजिक के हिसाब से बताया। अगर ममता बनर्जी एंटी हिंदू हैं तो मोदी जी एंटी हिंदू नहीं हो सकते। अगर वो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं को मिनिस्टर उपराष्ट्रपति बना रहे हैं, राष्ट्रपति बना रहे हैं। अच्छा, रामनाथ कोविंद जी का भी हमने देखा है। द्रौपदी मुर्मू जी क्योंकि महिलाएं तो लोग उनका मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन कोविंद जी का पूरे साल तक खूब मजाक उड़ा कि मोदी जी यूं खड़े होते हैं और वो आके यूं ऐसा कर रहे होते हैं कोविंद जी। तो अपने फायदे के लिए, दिखावटी पने के लिए उन्होंने पहले एक शेड्यूल कास्ट को बना दिया और फिर एक शेड्यूल ट्राइब महिला को बना दिया। अच्छा, एक बात यह है कि ये जो अब जो दिया है धनखड़ जी से, मोदी जी को एक मैसेज तो चला जाएगा ना कि मर्द अकेले वो नहीं है इस भारत के अंदर। 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना धनखड़ जी का भी है। मैसेज तो ऊपर चला गया ना। ये एक प्रेसिडेंट तो, हाँ, प्रेसिडेंट तो हो जाएगा ना कि आप देश को नहीं चला सकते, बेशक आपके पास बड़ा पूंजीपतियों का पैसा हो, लेकिन खाली पैसे से आप किसी इंसान की गैरतमंदी नहीं खरीद नहीं, सकते। पैसे से नहीं चलती सरकार।
सरकार तो जो है अपने साथियों के साथ चलती है। अब ये कुछ मतलब अंदर ही अंदर से कुछ करे गड़बड़ तो, क्योंकि ये सरकार जो है 240 के ऊपर है टिकी हुई। अब 240 में से जो बीच के लोग हैं, अगर वो कुछ इधर उधर हो जाए तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए उनको हर तरफ नजर रखनी पड़ती है। एंड आई थिंक ही इज राइट। बाकी इनके जो टाइम है अभी, उसमें तो ठीक चलनी चाहिए सरकार, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। अराजकता कैसे फैलेगी? नई सरकार बन जाएगी, गिर गई तो क्या हो गया? अराजकता क्यों फैलेगी? नहीं, नई सरकार तो बन जाएगी, लेकिन वो किसकी सरकार होगी, कौन लोग होंगे? अगर केजरीवाल जैसे लोग होंगे तो वो तो बर्बाद कर देंगे देश को ही। वो तो देश को मतलब बर्बाद करने में तुले हुए हैं, शराब पिला के, और उन्होंने दिल्ली को सर डुबो दिया। 2025 के पहले 3 महीने में, मतलब 90 दिन के अंदर, दिल्ली के अंदर 17 करोड़ लिकर बॉटल्स बिकी हैं, जिसमें शराब भी होंगी, बियर भी होंगी। 17 करोड़ बोतलें बिकी हैं। पूरे समय तो हाँ जी। नहीं रही होगी बीजेपी, ये नहीं, आम उसमें आदमी पार्टी पहले नहीं तो रही होगी पूरे थी। समय। मतलब ये जो है ये फरवरी में हुआ ना इलेक्शन दिल्ली का, फरवरी मतलब में रेट तो हुआ। यही रहेगा, ये कोई कम तो करने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कहा भैया हम शराब पे बंदी लगा रहे हैं। शराब बंदी तो वो भी नहीं लगा रही है, तो रेट चलता ही रहेगा ना, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, लेकिन वो एक के साथ एक फ्री जो है ना, वो एक बहुत बुरा गलत एग्जाम्पल था सारी दुनिया में। और ऐसे आदमी को आप तरजीह दें, तो ये बात तो ठीक नहीं है ना। और बात ये है कि अपने नहीं तो जरूरी नहीं है केजरीवाल ही आए, और भी कोई आ सकते हैं, बहुत बतेरी पार्टियां, बतेरे हाँ, और भी लीडर। आ सकते हैं। अब 800 जो है लोगों को आप बुलाएंगे सरकारी खर्चे पे एक बर्थडे के ऊपर, तो ये भी तो एक अपने पद का दुरुपयोग है क्या नहीं? मतलब बर्थडे होता है, आदमी इस उम्र में तो बर्थडे चुपचाप मनाता है, हम भी मनाते हैं, चुपचाप मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो वो बड़े आदमी हैं, हो सकता है उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया हो, और लोगों के साथ जो है ना उन्होंने अपने संबंध बढ़ाने की कोशिश की हो। ये जो है ये वो तो बात सभी करते हैं सर, वो तो सभी करते हैं। करना नहीं चाहिए कांवड़ियों ना। को अब 10 लाख 15 लाख रुपया कांवड़ियों के भोजन पे खर्चा हो रहा है, तो एक उपराष्ट्रपति 700 800 लोगों का भोजन नहीं करा सकता? नहीं करवा सकता है जी, लेकिन ये एक पर्सनल वो है, फंक्शन है। और पर्सनल फंक्शन जो है डोमेस्टिक उसमें ही रहना चाहिए। इतना मतलब जो है ना फंक्शन उसी में रहना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी जो कोई कुछ करता है तो आई कांट से एनीथिंग। इतने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं सर, मैं आपको बताता हूँ, अभी भारत सरकार ने एक और फंक्शन कराया था। मुझे लगता है कि पैसे की वजह से कि फंक्शन करा लिया हो, ऐसा नहीं हुआ होगा। ये एक कारण मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक वेव करके लॉन्च किया बहुत बड़ा, मेरे फ्रेंड गया था वहाँ मुंबई। वो भी गवर्नमेंट ने करवाया। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, अगर फंक्शन, और अगर आप ये कह रहे उन्होंने अपने व्यक्तिगत किया, तो ये जो अश्वनी वैष्णव है, इनकी कई कंपनियां चल रही हैं उधर। वो असम के अंदर जो है, क्या नाम है, वो याद नहीं है, शर्मा शर्मा करके कौन है, उसकी वाइफ की बड़ी कंपनियां चल रही है। तो मोदी जी, नितिन गडकरी की मैंने सुनी है कंपनी है नितिन गडकरी जी की। तो ये लोग भी तो पद पे आके पर्सनल फायदा उठा रहे हैं ना, इनको क्यों नहीं फिर हटाते वो पद से? ऐसा है तो नहीं, सबको मैं पद नहीं से हटा। जानता कौन सी कंपनी अच्छा, किसकी है। अभी एक और मुद्दा आया है, नड्डा जी का मुद्दा आया कि नड्डा जी की वाइफ की कोई वो एनजीओ है, उसने लाखों लाखों करके करोड़ों रुपए ले लिया उनके मंत्री बनने के बाद, उनके बीजेपी के जो हेड बने हो उसके बाद। उससे पहले तो उनके पास नहीं आया कोई। तो इतने सारे व्यक्तिगत लाभ लाभ जो है ना पहुंच रहे हैं। तो ये एक 800 लोगों का, लगता है आपको कोई ये मुद्दा होगा कि 800 लोगों को खाना खिला दिया? और नहीं अच्छा, नहीं, मुद्दा उपराष्ट्रपति नहीं है है वो, ये। मुझे नहीं लगता कि वो भी ये मुद्दा प्रोटोकॉल के नहीं खिलाफ होगा। होगा। उपराष्ट्रपति को इतनी होगी, उपराष्ट्रपति को इतनी चीजें मिली होंगी उनके उसके अंदर, राशन जो भी उनका, क्या कहेंगे उसको, जो भी उनको फैसिलिटीज मिलती है। क्योंकि फर्स्ट लेडी सेकंड लेडी अगर उपराष्ट्रपति हैं, मान लीजिए आज मुर्मू जी बीमार हो जाए तो वो राष्ट्रपति पद संभालेंगे। तो फर्स्ट लेडी है उनकी वाइफ, क्या फर्स्ट लेडी के बर्थडे पे इतना नहीं मिलता होगा? आपको लगता है? मुझे लगता है कि नहीं मिलता होगा। नहीं, वो तो ठीक है, मिलता तो होगा। ये तो अपने आप वॉलेंट्री
वॉलंटियर करना चाहिए कि हम छोटे लेवल पे ही करेंगे, अपनी डोमेस्टिक लेवल पे ही करेंगे। सर उपराष्ट्रपति बात का यह है। छोटे लेवल पे कैसे हो जाएगा, आप बताइए, उपराष्ट्रपति आदमी। नहीं, अपने अपने घर में, अपने घर में करें ना। आपने देखा अंबानी जी के बेटे की शादी हुई तो किस लेवल पे हुई। और फिर तो अंबानी बात जो यह है, भी है कि एक अंबानी ने पूंजीपति क्यों खर्चा कर सकता है, पैसा तो वो भी जनता का ही होता है। हम मोदी जी, नहीं, ये वही पैसे मोदी तो जी वो। हैं जो कांग्रेस को कह रहे थे कि ये आपके मंगलसूत्र बिकवा देंगे, मंगलसूत्र बिकवा देंगे। 70-70 80-80 लाख रुपए की इन्होंने गाड़ियां बिकवा दी लोगों की। 1 लाख रुपए इनकम टैक्स में बचा है साल का, 1 लाख बचा है, लेकिन लोगों की लाखों रुपए की गाड़ियां चली गई। तो वेल्थ टैक्स तो इन्होंने इन्होंने अगर मोदी जी को इतनी जनता की वो है, टेंशन है उनको, तो वो वेल्थ टैक्स लेके आ रहे थे। वो वेल्थ टैक्स क्यों नहीं लेके आने दिया, अमीरों को टैक्स बढ़ाने देते, क्योंकि अमीर तो उनके दोस्त है, उनके टैक्स कैसे बढ़ेंगे। टैक्स बढ़ता तो जनता के नहीं, पास ऐसा है आता ना, जी जनता का धन। कि, हाँ, लेकिन ऐसा है जी कि जो उन्होंने दिया, अंबानी ने या किसी ने खर्चा किया, तो उसने अपना खर्चा किया अपनी जेब 43,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी का माफ किया है। 43,000 करोड़ रुपया मोदी जी के रहते हाँ, हुए मेरे। हजारों करोड़ रुपया जीडीपी का माफ किया है। ये क्या, हम्म। कौन कौन है वो जो बाबा रामदेव है, कौन है वो, उनको करोड़ों रुपया कहाँ से मिल गया, उनको जमीनें मिल गई। खैर एनीवे आई और थिंक प्रेशर उनके, मेरे को तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक ह्यूमन डिग्निटी है उसको ठेस पहुंची होगी, उनकी कुछ ऐसा उनसे पर्सनल करवाया जा रहा होगा जो उनको पसंद नहीं आया होगा, या फिर कुछ अपमान उनका हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने दिया है। हम उनकी बात ही मान लेते हैं कि स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने दिया होगा। मैं इस बात को नहीं मानता, हाँ। क्योंकि पद पे रहते हुए स्वास्थ्य खराब नहीं होता नेताओं का। पद पे हटने के बाद ही होता है। खैर हाँ मेरे जी। साथ थे अमृतलाल रावल जी, और आप देख रहे थे इस विशेष कार्यक्रम को। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अमृतलाल रावल जी एक पब्लिशर भी है, एक ऑथर भी है। आप उनकी किताबें मुझसे ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे ले सकते हैं। और भी बहुत सारी किताबें, डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें हमारे पास राजनीति के ऊपर है। वेबसाइट है nspmart.com। मेरा नंबर लिख ले, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, और एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। आप सभी का और सर आपका बहुत बहुत, अमृतलाल रावल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुंह से सर अगर गलत धन्यवाद जी। निकल गया हो, कई बार निकल जाता है तो माफ कर दीजिएगा, और बाकी सब सही में। अरे नहीं, कोई धन्यवाद, जी बहुत बहुत। जी। अच्छा जी।